वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज है 16 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो बिहार खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ऐसा पंकज त्रिपाठी को चुना गया, जैसा कि देख सकते हैं यही है पंकज त्रिपाठी। और ये कौन है? तो बिहार के काफ़ी बड़े कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में अपना अभी अभिनव कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। एवं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जीके है और करेंट की दृष्टि से भी ये आपको याद रखना है कि वह पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल था। अभी पिछले वर्ष यह न्यूज़ में था कि बिहार में कहाँ पे देश का सबसे बड़ा खादी मॉल खुला है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ? तो पटना में। यह है जो देश का सबसे बड़ा क्या है? तो खादी मॉल है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, यानी कि बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा यह 15 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है। उनको उनके जितने भी बच्चे हैं या और कोई अन्य रिलेटिव है उनके द्वारा दुर्व्यवहार ना हो, इसीलिए यह जागरूकता मनाया जाता है। क्योंकि बुजुर्ग एक समय आपकी लिए काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ने के लिए आपको एक अवसर प्रदान किए थे, इसीलिए उनकी आप दुर्व्यवहार नहीं करिए, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 15 जून को देखिए यहाँ पे विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग दिवस। तो ये याद रखना है कि कब मनाया जाता है। तो 15 जून को। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। चलिए इसकी हम थोड़ा इस बार की देख लेते हैं कि थीम क्या है। तो इसका इस बार थीम क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइस। तो ये आपको याद रखना। अब ऑप्शन में 15 जून था, तो 15 जून को एक और महत्वपूर्ण तिथि होती है, उससे भी हम यहीं पे देख लेते हैं। इसे अलग से प्रश्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है कि 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। अब चलिए यह क्यों मनाया जाता है? जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में पवन ऊर्जा के उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों को जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर आपको ये याद है तो कहीं आप किसी टॉपिक पे आप मेंस में लिख रहे हैं तो वहाँ पे इसका जिक्र कर सकते हैं कि जो विंड एनर्जी है एक तरह का क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए इस प्रति। और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको इस कार्य हेतु अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। तो इस रूप में दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। तो ये आपको जानना है। अब चलिए हम थोड़ा अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार आप समझ रहे होंगे, कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि पहले ह्यूमन टू ह्यूमन एक व्यक्ति से एक व्यक्ति फैल रहा था, लेकिन अभी तेज़ी से फैल रहा है कम्युनिटी एक्सप्रेड, यानी एक पूरे समुदाय से दूसरे समुदाय में तेज़ी से फैल रहा है। तो इसी की जांच हेतु घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। तो ये आपको याद रखना है कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह पंजाब के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए हम थोड़ा पंजाब के बारे में देखते हैं। ये रहा मैप में पंजाब की सीमा आप स्पष्ट देख रहे होंगे कहाँ से लग रही है। इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर देख सकते हैं, यानी कि पश्चिम में कहाँ से? पाकिस्तान से लग रही है। बाकी इसकी सीमा देखिए यहाँ पे, इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लग रही है। फिर यहाँ पे आ जाइए तो हिमाचल प्रदेश से, फिर आप देख सकते हैं हरियाणा से, और यहाँ पे इसकी सीमा लग रही है किससे? तो ये राजस्थान से। अब पंजाब के बारे में जाने तो जब 1947 के पहले अविभाजित पंजाब, यानी कि पंजाब का एक लोकेशन आप तो भारत में देख रहे हैं रेड से, लेकिन सेम वेस्ट में क्या था? तो एक और पंजाब था जो अभी भी है पाकिस्तान का पंजाब। तो ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा था जो विभाजन के बाद ये अलग हो गया दो क्षेत्रों में। तो अभी जो हमारा वर्तमान पंजाब है भारत का, उसका जो राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये आपको जानना है। 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? तो ये जानना है। यहाँ के जो गवर्नर हैं वीपी सिंह है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ के गवर्नर का वीपी सिंह वदौर। और यहाँ के कैप्टन यहाँ के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि किस पार्टी से है? तो वे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। अब पंजाब के बारे में आपको सुनते ही आता होगा कि पंजाब का अर्थ क्या होता है? तो 5 + आब मीन्स क्या होता है? पानी या जल क्षेत्र। तो पंजाब को आप अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है 5 नदियों का क्षेत्र।
तो आप समझ सकते हैं जो 5 नदियों का यहाँ पे क्षेत्र है, इसी कारण इसे क्या नाम दिया गया है, पंजाब दिया गया है, यानी वहीं पे ये पंजाब बसा हुआ है। तो ये कौन कौन नदियाँ हैं ये भी आपको जानना है। चलिए देख लेते हैं उन सभी को क्रम से। पहला तो आपको याद रखना है सतलुज यानी कि सतलज नदी, फिर देख सकते हैं ब्यास नदी, इसके बाद आप और देख सकते हैं रावी नदी, इसके बाद 2 और बच गया, तो ये दोनों आपको जानना है। एक हो गया आपका चिनाब और दूसरा चिनाब के अलावा आपका हो गया झेलम। तो इन सभी को आपको जानना है, पांचों नदियों के बारे में, काफ़ी जीके के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस भारतीय रेलवे ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो अभी कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में बताया गया था कि भारत में अब कुल कितने रेलवे जोन हो गए हैं। जो दक्षिणी तट रेलवे है वो हमारा 18वां बना है, तो टोटल रेलवे जोन कितना है, 18 है। तो ये भी जानना है आपको। तो अभी पूछा जा रहा है कि कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक प्रकार का रोबोट है जो कोविड-19 के संक्रमण को कम करेगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि जो सेंट्रल रेलवे है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, तो ये जानना है। और उसे किस नाम से जानते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है वहाँ पे, वही। तो आपको ये याद रखना है, साथ में सभी रेलवे जोन का नाम भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तभी पूछा जा रहा है कि जो ये आरोग्य पथ है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह CSIR के द्वारा किया गया है। अब CSIR क्या है, तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये आपको जानना है, हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो जो CSIR है इसका प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी जानना अभी कौन है, जो वर्तमान में जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो नरेंद्र मोदी अभी इसके क्या तो प्रेसिडेंट है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर बाकी डिटेल उसके प्रश्नों के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लो, देखिए फ्लड के बारे में आपको वार्न करेगा, ये चेतावनी देगा। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है, आई फ्लोस, ये देख सकते हैं यह मुंबई के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह एक अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। तो बाढ़ से आपको पहले ही पूर्वानुमान देगा, चेतावनी देगा। तो यह मुंबई के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसंत राय जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यह क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्रिकेट में आपको याद रखना है कि अभी इनकी जो आयु है 100 साल की थी और ये फर्स्ट क्लास का क्रिकेट खेलते थे। तो याद रखना है कि इनकी आयु भी क्या थी, तो 100 ईयर में इनका अभी निधन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जीके की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और मैं अभी आपको बीच में थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ कि आज करेंट में कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे सेल के कुछ नियुक्त किए गए हैं सचिव, तो कुछ जो छोटे बैंक है वहाँ के सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बढ़ाना मैं जायज़ नहीं समझता हूँ कि छोटे छोटे सचिव का, क्योंकि वहाँ से प्रश्न काफ़ी अर्थात कम पूछा जाता है, इसलिए उसको अभी इग्नोर किया गया है। तो देखिए जो मेन प्रश्न है वही बताया जा रहा है और साथ ही रिलेटेड फैक्ट को भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये देखिए 2-3 दिन पहले न्यूज़ में थी, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पहली महिला कौन बनी है, कैथरीन डी सुलीवन। तो ये आपको नाम याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप VBI समझ के इसे याद कर लीजिएगा। ये जीके की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन है, कैथरीन डी सुलीवन। यहाँ पर 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, डॉन वॉल्स और एक और देख रहे हैं यहाँ पे जैक्स पिकार्ड। तो ये पहले व्यक्ति थे जो इन दोनों पहुँचे थे 1960 में। और ये देख सकते हैं काफ़ी समय के बाद एक महिला भी पहुंची है, कैथरीन डी सुलीवन। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम दोबारा मैप पे आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानिक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली, सोच लीजिए यह अंतरिक्ष में वॉक करने वाली पहली महिला भी थे। तो वॉक इन स्पेस, अंतरिक्ष में जा चुके हैं। और जो हमारे पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है वहाँ तक भी पहुँच चुकी हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये महिला। तो इनका नाम आपको याद रखना है।
अब चलिए हम थोड़ा इस गर्त के बारे में जानते हैं कि जो मरियाना गर्त है वो कहाँ पे है। तो देख सकते हैं गर्त हम कह सकते हैं जो महासागरों में गर्त होती है नीचे की ओर काफ़ी ज़्यादा, उसमें क्या होती है, तो जैसा आप एक शिखर देखते होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट का शिखर है, लेकिन वे कहाँ पे है, तो वे ज़मीन के ऊपर है, लेकिन ज़मीन के नीचे यानी समुद्र के निचला भाग जो सबसे होता है वही गर्त होता है समुद्र के नीचे काफ़ी, या माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा गहरा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, कहीं 50 भी दिया जाता है। लेकिन जो यह गर्त है मरियाना गर्त, अगर इसकी पूछा जाए कि इसकी कितनी मीटर अंदर तक है, तो 11,033, कहीं पे 22 भी मिलता है, तो करीब में आपको याद रखना है, कहीं 10,900 समथिंग मिलता है, तो आपको करीब में याद रखना है कि यह 11,000। तो सोच सकते हैं कितना गहरा गर्त है। अभी तक हजारों जो व्यक्ति हैं वे माउंट एवरेस्ट पे जा चुके हैं, लेकिन इस गर्त पे मात्र गिने चुने ही व्यक्ति गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हजारों व्यक्ति गए हैं उनसे प्रश्न नहीं बनेगा, जहाँ पे जो गिने चुने व्यक्ति गए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो विश्व का बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है कौन सा, ये ही मरियाना गर्त। तो देख सकते हैं यह कहाँ है, तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस देख सकते हैं, तो यह फिलीपींस के कहाँ है, तो फिलीपींस के पूर्व में है, देख सकते हैं यही है मरियाना गर्त। अब यहाँ पर देख सकते हैं गर्त को इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। एक जिक्र किया गया है किसका, चैलेंजर डीप का। तो चैलेंजर डीप क्या है, इस गर्त का अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में है, देख सकते हैं इसका ये दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग में है एवं जो चैलेंजर डीप कहलाती है। तो यही देख सकते हैं जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे क्या है, चैलेंजर डीप है। इसी की जो अनुमानता है गहराई बताई जाती है कितना, तो 11,033। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। सिंपली यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाएगा कि मरियाना गर्त है किस महासागर का भाग है, तो यह प्रशांत महासागर का भाग है। प्रशांत के किस पार्ट का, तो पश्चिमी प्रशांत का। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस बड़े आंकड़े तक पहुँच गया है। तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो अभी कितना पहुँच गया है, तो 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इससे भी हम इम्पोर्टेंट रिलेटेड जीके को भी देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी के बारे में आप जाने होंगे। अनुच्छेद 76 कई बार पूछा गया है सिविक्स से इस यहाँ पे कि अनुच्छेद 76 किससे रिलेटेड है, तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, तो यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और यह जितने भी सरकार, यह हम समझ सकते हैं एक तरह के तरीका से सरकारी वकील होता है, और वो भी बड़े मामले में केंद्र सरकार के मामलों में क्या करते हैं, तो सहायता करती है। तो ये हमको जानना है अटॉर्नी जनरल। तो अभी क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये पहले का ही क्वेश्चन है, तो ये कौन है, के वेणुगोपाल। तो ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वे कौन है, के वेणुगोपाल। इससे रिलेटेड क्या रखना है, अनुच्छेद 76। साथ ही आपका अनुच्छेद 88 भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 88 भी महान्यायवादी से संबंधित है। अब आपको यहाँ पे जानना है कि ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या किया गया, MC सीतलवाड़। तो जो MC सीतलवाड़ है अभी तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, महान्यायवादी के पद पर, और यह भारत के पहले महान्यायवादी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो MC सीतलवाड़। के वेणुगोपाल के बारे में बता दिया गया। मुकुल रोहतगी, तो के वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी भी ही थे, और सोली सेरावजी, ये सबसे कम अवधि तक रहने वाले महान्यायवादी हैं। तो ये आपको यहाँ से जानना है। बाकी डिटेल आप देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आ गया रिवीजन का समय। चलिए आपको करना क्या है, तो वीडियो को रोक कर पहले खुद से आंसर करने का प्रयास करना। यहाँ पे है कि विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया, तो यह 14 जून को मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका थीम इस बार का याद रखना, सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न कल का था कि बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो यह अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और यह किस अवसर पर किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किया गया था, जो कि 12 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो देख सकते हैं इसमें भारत का स्थान आपका रहा 108वां और पहला स्थान आपको बताया गया था, याद रखिएगा पहला स्थान किसका रहा, बेल्जियम का रहा, दूसरा स्थान फ्रांस का रहा और तीसरा ब्राज़ील का रहा। तो ये तीनों आपको तो नहीं याद रख, लेकिन पहला याद रखना है बेल्जियम का, और विजेता टीम था फ्रांस पिछला बार फीफा वर्ल्ड कप का, तो ये भी याद रखना है। वे दूसरे पर रहा भारत का, तो याद रखना है काफ़ी स्थिति हमारी खराब है फुटबॉल में, 108वें स्थान पे हम रहें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में NIRF रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें शीर्ष स्थान अभी किसे मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड साइंस, कहाँ का, तो बेंगलोर का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी सारा यहाँ पे 10 का बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि जो सफ़ेद रोग का बीमारी होता है उसके जागरूकता के लिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यह 13 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं यह किसके कमी से होता है। तो एक मेलेनिन नामक मिलेनियन के कमी से होता है। तो ये आपको जानना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा अभी कौन बना है। तो देख सकते हैं यह उड़ीसा बना है। नेक्स्ट प्रश्न कल का था कि हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हो गया, वह क्या थे। तो यह एक उर्दू कवि थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरी तरह डिजिटल होने वाला जो भारत का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा बन गया, जो निर्माण कार्यों के लिए संगठन है। तो वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, भारतीय राष्ट्र यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में इसका बताया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न कल का था कि इनमें से किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। जो स्त्री कार्यक्रम है अभी महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है, और ऐसा हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया गया था। जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है उसी के लिए स्त्री का फुल फॉर्म का चाहिए सी, ट्रिम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट प्रश्न कल का था कि किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। तो अभी ऐसा किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि गार्गो इंटरनेशनल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये सोनू सूद को किया है। तो ये क्या करती है, तो यह एक लुब्रिकेंट की कंपनी है, इंजन ऑयल बनाती है कार की। तो यह किसको, सोनू सूद को नियुक्त किए है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।